दोस्तों फिर से आपकी सेवा में संजय धीमान। हैव ए सीट प्लीज। वैसे भी टाइम हमारे पास 4 बजे तक ही है और वैसे 3 बज गए हैं। ट्रेनिंग 2.5 घंटे की, अभी 2.5 घंटे का चैप्टर मुझे 1 घंटे के अंदर पूरा करना है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर जिंदगी में कभी घबराइए मत। क्योंकि जैसे महाभारत बताया ना कि महाभारत पूरी महाभारत है यार, आपके सामने पड़ी है, लड़नी आपको है। हम जितने लोग ज्वाइन नहीं करते उससे कई हजार गुना ज्यादा लोग पैदा हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो दोस्त ये दुनिया बहुत बड़ी है। अगर कोई आ गया तो वेलकम। कहता जो आ गया उसकी खुशी नहीं, जो चला गया उसका नहीं है गम। अरे तब तक प्लान दिखाएंगे हम जब तक है हम में दम। दोस्त एक बार क्या होता है, मैं एक कहानी के जरिए आपको बताना चाहता हूं। एक बार क्या होता है कि एक गांव में ना सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। जो पड़ोसी गांव होता है उसमें बारिश हो जाती है, लेकिन इस गांव में बारिश नहीं हो रही। बारिश ना होने की वजह से फसल नहीं हो रही। तो जब बारिश नहीं हुई तो गांव के कुछ लोग एक संत के पास गए, जिनको वो बहुत मानते थे। उनके पास गए और कहा, संत जी कुछ कीजिए, बारिश नहीं हुई है, अकाल पड़ गया तो बच्चे खाएंगे क्या, हम भूखे मर जाएंगे। तो संत ने पता क्या कहा, प्रभ इच्छा रामा कृष्णा हरि हरि, जो करे सो खरी खरी। भगवान पे भरोसा करते हो? यस। तो संत ने कहा, रामा कृष्णा हरि हरि, जो हो रहा हो खरी खरी, जो वो करे सो खरी खरी। तो लोगों ने कहा, यार अजीब संत है, हमको सोल्यूशन लेने गए थे तो एक शेर चिपका के भेज दिया, हमको 2-4 डायलॉग मार के भेज दिया। अब कुछ समय के बाद क्या हुआ, जब फसल नहीं हुई तो घास भी नहीं हुई, घास नहीं हुई तो चारा नहीं हुआ। अब सबसे पहले ज्यादा इफेक्ट इसका किसके ऊपर पड़ेगा? जो छोटा प्राणी है, क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी कम, ताकत कम। तो सबसे पहले वहां की मुर्गियां मर गई, मुर्गियां गांव के मर गए। चारा ही नहीं मिला, तिनका खाने को नहीं मिला, पानी पीने को नहीं मिला, वो मर गए। अब फिर सब गांव के लोग बाबा जी के पास गए और कहा, बाबा जी पहले अकाल ने मारा, अब हमारी जो मुर्गियां थी वो भी खत्म हो गई, जो थोड़ी बहुत इनकम आती थी वो भी चली गई, मुर्गे भी खत्म हो गए। तो बाबा जी ने फिर बोला, रामा कृष्णा हरि हरि, जो वो करे सो खरी खरी। फिर वापिस आ गए। कुछ दिनों के बाद गांव के कुत्ते मर गए, क्योंकि भूखे मरने लगे। मुर्गियां पहले मर गई थी, कुत्ते भी क्या खाएं, ना खाना को खाना है ना पीने को पानी। फिर कुत्तों के मरने के बाद फिर गांव के लोग फिर उस संत के पास गए और फिर कहा, बाबा जी कुछ करना पड़ेगा। तो बाबा जी ने बोला, बेटा रामा कृष्णा हरि हरि, जो वो करे सो खरी खरी। अब कुछ लोग बाबा की बातों से सहमत थे अभी भी, और कुछ लोगों का विश्वास बाबा जी के ऊपर से उठने लगा कि यार जब भी आते हैं ये बस ये बात चिपका के हमको भेज देता है। और कुछ ने बोला, बाबा जी ने बोला तो सब सही होगा। और ऐसे कर करके वो गांव वालों 2 भागों में बंट गए, एक बाबा जी को मानने वाले और एक बाबा जी को नहीं मानने वाले। अगली बार क्या हुआ, गांव के पशु मर गए। तो फिर जो मानते थे वो फिर गए। अब इस बार वो नहीं गए जिनका विश्वास बाबा जी से उठ गया था, पर जो मानते थे वो गए। बोला, बाबा जी पहले मुर्गियां खत्म हो गई, फिर कुत्ते खत्म हो गए, फिर अभी सारे पशु, गाय भैंस बैल सब खत्म हो गया, बकरियां खत्म हो गई। बाबा जी ने फिर बोला, रामा कृष्णा हरि हरि, जो वो करे सो खरी खरी। उन्होंने बोला, ठीक है बाबा जी आप बोल रहे हैं तो अच्छा ही होगा। एक रात अचानक क्या होता है कि जो पड़ोसी गांव होता है वहां पे कुछ गुंडे आते हैं और उस गांव के बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको घर घर से निकालकर खत्म कर देते हैं, पूरा गांव खत्म। फिर ये कांपे कि यार हम तो बच गए, लेकिन क्या वो गारंटी है कि कल हमारी बारी ना हो। ये फिर बाबा जी के पास गए, बोले बाबा जी
पड़ोसी गांव पूरा खत्म कर दिया। अब हमारा क्या होगा? बाबा जी मुस्कुराए, बोले रामा कृष्णा हरि हरि, जो वो करे सो खरी खरी। तो एक बीच में से बोला, बाबा जी हर बार आप यही बात कहते हो, हमें समझ नहीं आ रहा। कहते देखिए, इस गांव में अकाल नहीं पड़ने की वजह से फसल नहीं, अकाल पड़ने की वजह से फसल नहीं हुई। बाजू में बारिश हुई, खेत हरे भरे रहे, मुर्गे मुर्गियां भी थे, कुत्ते भी थे, जानवर भी थे। बोलता है कि आप यहां पर हो, ये गांव वस रहा है। ये बताने वाली जितनी भी चीजें थी, क्योंकि मुर्गे होते तो मांग देते, कुत्ते होते तो भौंकते, अगर बारिश होती तो फसल होती, और फसल से घास का चारा, मतलब घास का चारा होता, और वो घास के ढेर लगे होते तो पता चल जाता कि यहां गांव है, लोग रहते हैं। लेकिन आपका उजड़ा हुआ गांव देख के गुंडे आए तो आपका ऊपर ही अटैक करने थे, लेकिन देखा यहां तो उजाड़ पड़ी है और बाजू वाला गांव लहलहा रहा है, और वहां सब लोगों को मार दिया। याद रखना, मैंने आपको एक बात बोली थी कि रामा कृष्णा हरि हरि, जो वो करे सो खरी खरी। आपको नुकसान पहुंचाने वाली जितनी भी चीजें थी, भगवान ने वो पहले ही खत्म कर दी। दोस्त, एक चीज याद रखना, आप इस इंडस्ट्री में हैं, आपको नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी लोग थे, भगवान ने उनको पहले ही आपसे अलग कर दिया। बात तो समझो, ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। एक वक्त था, हम रोज कुआं खोदते थे, रोज प्लान दिखाते थे, एंट्री लाते थे और फिर पैसा कमाते थे। रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। लेकिन अब बात बदल गई, जमाना बदल गया। मैंने कहा कि बदलाव जरूरी है जिंदगी में, चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर। अगर आप बदलते नहीं हैं तो आप पीछे रह जाते हैं। आप देखिए, बैल बदला नहीं, आज बैल कटता है। कोई टाइम था जब किसी की शादी होती थी तो लड़की का बाप दहेज में बैल दिया करता था। आज बैल किसी काम का नहीं रहा, तो उसके पास एक ही काम है, क्योंकि वो कट रहा है। उसका सारा काम ट्रैक्टर ने ले लिया, उसका सारा काम ट्रकों से हो रहा है, ठीक है ना। और बच्चे आजकल साइंस इंजेक्शन से पैदा कर रही है, बैल का कोई काम ही नहीं, कटो, क्योंकि वो बदला नहीं। हमें बदलना पड़ेगा। एक वक्त था, मैंने कहा, हजारों एंट्रियां डालो तब जाके चेक बनता था। लेकिन अब हम वी आर नॉट वर्किंग इन द इंडस्ट्री ओनली फॉर एंट्री बेस्ड बिजनेस। हम एंट्री बेस्ड बिजनेस में नहीं है, हम अब टर्नओवर बेस्ड बिजनेस में हैं। Yes, sir. हम यूजर बेस्ड बिजनेस में हैं, हम रिटेलिंग रिलेटेड बिजनेस में हैं, और ये दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बताता हूं कि क्यों एमबीए करना जरूरी है। मुझे लगता है कि इस हॉल में अगर सबसे ज्यादा उम्र वाला कोई है तो वो मैं ही हूं। 48 ईयर रनिंग मेरी कंप्लीट हो गई, अभी 49 रनिंग हुआ। लेकिन इस बात की मैं खुली चैलेंज ठोकता हूं कि मेरे साथ आ जाए 20 साल का, 22 साल का, जिसको पुशअप करने हैं, पुलअप्स करने हैं, जो करना है उसको आ जाए मेरे साथ। दोस्त, ये अंदर जो ताकत आई है कहां से आई? क्योंकि हेल्थ से बड़ी वेल्थ दुनिया में कोई नहीं है। हम आज ऐसी इंडस्ट्री के साथ वर्क कर रहे हैं जिसमें लोगों को अच्छी से प्रोवाइड की जाती है। यस, मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं, ये सत्य घटना बता रहा हूं। एक व्यक्ति का एक लेख आया था, उसने लिखा था कि वो व्यक्ति बेंगलोर से अपने काम के लिए, कंपनी के काम के लिए पुणे आ रहा था। वो व्यक्ति का कहना है कि जैसे मैं प्लेन में बैठा, मैं इकोनॉमी क्लास में बैठा, मेरे बाजू में एक 72-75 साल का बुजुर्ग था। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे ऑफिस वर्क के लिए जाना था, कहाँ, पुणे में। और मैं अपने पेंडिंग काम में बड़ा व्यस्त हो गया। मैंने फटाफट लैपटॉप निकाला, जो भी मेरा पेंडिंग काम था मैंने 15-20 मिनट में वो काम खत्म किया। खत्म करने के बाद मैंने एक लंबी सांस ली और देखा कि बाजू में एक 72-75 वर्ष का एक वृद्ध है, बूढ़ा व्यक्ति। सिंपल से कपड़े हैं उसके शरीर पे, सिंपल से जूते पहने हुए हैं, एकदम सिंपल व्यक्ति लग रहा है, कोई ज्यादा मेकअप नहीं।
मैं देखता रहा कि यार ये कौन है। बोले वो भी अपने काम में थोड़ा व्यस्त थे। 15-20 मिनट के बाद जैसे ही हम फ्री हुए, मेरी नजरों पे गई, थोड़ा मुस्कुराए। मैं ना अपने दिमाग पे बोझ डालने शुरू किया कि ये व्यक्ति जो है कोई छोटा व्यक्ति नहीं है, बड़ा व्यक्ति मैंने कहीं देखा है, कहीं देखा है, कहीं देखा है। बोलते है कुछ समय की जद्दोजहद के बाद दिमाग ने मुझे बताया कि ये कौन है। वो पिक्चर सामने लाके रख दी। मैंने तुरंत उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि आपको मैंने कहीं देखा है। कहते देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे होंगे, एक जैसे कॉपी बहुत है मार्केट में। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने पूछा कि सर क्या आप इंफोसिस कंपनी के मालिक नारायण मूर्ति जी हैं? कहता हाँ जी मैं हूं। कहते मैंने कहा है आप इकोनॉमी क्लास में, आप $1 बिलियन के मालिक हो, $1 बिलियन। एक इकोनॉमी क्लास में, एक नॉर्मल फ्लाइट में जा रहे हैं आप, बिजनेस क्लास में क्यों नहीं हैं आप? तो उनका जवाब था कि अब बिजनेस क्लास वाले जल्दी पहुंच जाते हैं। मैं एकदम हैरान था कि इतना सादा व्यक्ति, इतना सादा जवाब, इतने सादे कपड़े, इतने सादे जूते, इतना सादा लाइफस्टाइल। वो व्यक्ति मेरे पास बैठा है जिसके ऑटोग्राफ लेने के लिए लोगों को महीनों लाइन में लगना पड़ता है, जिसके नाम से आज देश को गर्व होता है। लोग उसकी कंपनी में जॉब पाने के लिए खूब पढ़ाई करते हैं, खूब कंपटीशन फाइट करते हैं। आज उस व्यक्ति के पास में मैं बैठा था। बोलते मेरा ड्रीम था कि मेरे पास एक महंगा सूट हो, महंगी टाई हो, महंगी बेल्ट हो, महंगी कड़ी हो, महंगे बूट हो, मतलब अच्छा लाइफस्टाइल। उस व्यक्ति को देखने के बाद मुझे लगा कि यार जिस भौतिक सुख की मैं कामना करता हूं, ये व्यक्ति क्या नहीं हासिल कर सकता। लेकिन इतना सिंपल। बोलता है मैंने उनसे पूछा कि सर आपके पास लाइफ में हर चीज है? कहता हाँ है। बोलते क्या आपको अपनी अब तक की लाइफ में कोई पछतावा है, कोई रिग्रेट है? मैंने सोचा कि शायद ऐसी बड़ी हस्ती है तो इसको कोई पछतावा नहीं होगा जिंदगी में। तो बोला, उन्होंने कहा, एक कहते कहते एक ऐसे कहता खराटे भरे और कहा हाँ मुझे एक अफसोस मेरी लाइफ में है। बोले क्या? बोले जब मैं जवान था मेरा ड्रीम था मैं बहुत पैसे कमाऊं, मेरी कंपनी का बहुत बड़ा नाम हो, पूरी दुनिया में मेरे चर्चे हों, मैं मिलीनियर बिलियनियर बनना चाहता था। और उसके लिए मैंने अपने शरीर का खूब इस्तेमाल किया, दिन रात मेहनत की, एक एक सेकंड का फायदा उठाया। मैंने खूब मेहनत की अपने शौहरत को हासिल करने के लिए, नाम को बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए खूब मेहनत करी। जब मैं पैसे वाला बन गया, आज मेरे पास पैसा है, आज मेरे पास नौकर चाकर है, नाम है, जिसके लिए मैंने मेहनत की वो सब कुछ है। लेकिन आज मुझे समझ आता है, आज मेरे घुटने दर्द करते हैं। आज मैं चाहता हूं कि मैं भी एक नौजवान की तरह गार्डन में जाके दौड़ लगाऊं, मैं जिम करूं, मैं एक्सरसाइज करूं। लेकिन आज मेरे घुटने जवाब दे जाते हैं। आज इतना पैसा होने के बावजूद भी मैं अपने घुटनों का दर्द ठीक नहीं कर सकता। तो नौजवान मैं आप तुमसे यही कहना चाहता हूं कि काम के साथ साथ, वेल्थ के साथ साथ अगर कुछ जरूरी है तो वो हेल्थ है। और दोस्त, इससे आज मुझे गर्व होता है कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूं जिसमें पैसा भी है और अच्छी सेहत भी है। इसीलिए हमेशा कहता हूं कि प्राउड से क्या करो, प्राउड से बोला करो कि बी आर दोस्तों, प्राउड से बोला करो, गर्व होना चाहिए हमें। तो दोस्त, ये है जिंदगी की कहानी, जिंदगी ऐसे ही चलती है। आज गर्व होता है, मैं हमेशा इसलिए तो कहता हूं कि अशमिशला खाते हैं, एमए जस्ट पीते हैं, एक ही जिंदगी मिली है, एम्बाइल करते हैं और मजे से जीते हैं। फ्रेंड्स, आप बहुत जवान हैं, यंग हैं अभी। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरी उम्र 27 ईयर थी। एक बच्चा था मेरा,
खुद पैदा किए हुए 2 बच्चे हैं मेरे, लेकिन इस बिजनेस की ताकत से आज 4 लाख से ज्यादा बच्चे हैं मेरे। मुझे एक महिला ने पूछा, बेटा कितने बच्चे हैं तेरे? मैंने कहा यही कोई 4 लाख से ज्यादा है। बशहर में कहीं का बोलते, शर्म नहीं आती? मैंने कहा, बोले जब इतने हैं तो क्या ढूंढ रहा है? मैं कहा मेरे जैसा बशर्म ढूंढ रहा हूं। जब कोई उसको पूछे तेरे कितने बच्चे हैं, तो वो भी कहे कि मेरे भी 4 लाख बच्चे हैं। करना चाहते हैं इतने बच्चे पैदा? विश्वास करना पड़ेगा। यहां पे लिखा है रेवोल्यूशनरी ग्रोथ। रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है जीवन में एक क्रांतिकारी ग्रोथ कैसे हासिल करें। बात को अंडरस्टैंड करिए। भीड़ें इकट्ठी करने का कोई मतलब नहीं। भीड़ें किसको चाहिए? जिसके मन में खोट है, पाप है, जो हड़प करना चाहता है, जो दुर्योधन है, जो दुशासन है, उसको भीड़ चाहिए। अरे पांडव तो 5 ही काफी है अगर कृष्ण उनके साथ है तो। हमको नहीं चाहिए भीड़। ना जरूरत है सितारों की, ना जरूरत है बहारों की, ना जरूरत है सितारों की। अरे हमारे पास तो गौरव, राहुल, चंदन, राजू, अभय और सोनू, दीपक, ये चंद लोग ही काफी हैं जो बाट लगा दे हजारों की। बहुत है दोस्त। काम क्या है हमारा? काम क्या है? क्रांतिकारी ग्रोथ लेकर आना। लाना चाहते हैं क्रांतिकारी ग्रोथ? कृष्ण ने अर्जुन के लिए क्या किया? अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, लेकिन कृष्ण ने सिर्फ उसको एक इशारा किया कि कहां तीर चलाना है, कहां ब्रह्मास्त्र चलाना है, इतना ही बताया। सिर्फ बताया था, उसने उसके लिए युद्ध नहीं लड़ा। सही कह रहा हूं मैं? सिर्फ गाइड किया था। लेकिन दोस्त, उस युद्ध में वो साथ में थे, गाइड किया, लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन इस फाइनेंशियल फ्रीडम के युद्ध में हम आपके साथ भी हैं, हम आपको गाइड भी करेंगे और वक्त वक्त पे जहां जरूरत पड़ेगी आज लड़ाई भी करेंगे। कर भी रहे हैं दोस्त। क्रांतिकारी ग्रोथ लाना चाहते हैं? कैसे लेके आते हैं जानना चाहते हैं? 21 वर्षों का अनुभव मैं आपके साथ अभी जल्दी में शेयर करूंगा। नेक्स्ट प्लीज। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस काम के पीछे कोई मकसद नहीं होता, उस काम की जब आप शुरुआत करते हैं, अगर आपको मकसद पता नहीं है तो आप अधूरे में छोड़ देते हैं। और इसके लिए मन बनाना पड़ता है। मन से हारा हुआ व्यक्ति उसी तरह से सफल नहीं हो सकता जिस तरह उबले हुए अंडे से एक चूजा बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वो मन से हार चुका है और अंडा उबल चुका है। वो दोनों की एक स्थिति होती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले कि अगर क्रांतिकारी ग्रोथ लेकर आनी है, क्यों लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में हम क्रांतिकारी ग्रोथ? बिकॉज हमारे पास लक्ष्य है, ड्रीम है, मंजिल है, डेस्टिनेशन है, हमें वहां पहुंचना है। क्या आप कभी मलेशिया गए? नहीं गए ना दोस्त? आप नहीं गए हैं, इसीलिए आपके लिए एम्बायल एक बहुत शानदार मौका लेके आई है कि आप अपनी लाइफ में अपना जलवा दिखाकर, अपनी ग्रोथ को एक क्रांतिकारी ग्रोथ लाकर, चमत्कारिक ग्रोथ लाकर आप ये मलेशिया का टूर बिन कर सकते हैं। जाना चाहते हैं मलेशिया? कितने लोग जाना चाहते हैं? दोस्तों, मैं गया हूं मलेशिया। मैं टाइम कम है, एक वीडियो लेके आया था जो मैं आपको दिखाता कि मलेशिया क्या चीज है, जिससे आपको समझ आती कि क्या बात है मलेशिया में ये है। लेकिन अभी वक्त कम है, जिसकी वजह से मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं। आप YouTube पे देख सकते हैं। दोस्त, मलेशिया बहुत अच्छी जगह है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। आप एक बार वहां जाएंगे, मुझे लगता है कि जाने के बाद जो फील करोगे ना, वो आकर आप
लोगों से शेयर किए बगैर नहीं रह सकते। तो क्या जानना चाहते हैं? इसी को मकसद बनाइए कि मुझे मलेशिया जाना है और उसके लिए मुझे अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है। तो ग्रोथ कैसे बढ़ेगी? नेक्स्ट प्लीज। ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या है? यहां पे लिखा है द मार्ग ऑफ सक्सेस। एम से बनता है मैसिव। मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे एक्शन, बहुत बड़े लेवल पे एक्शन लेना, उसी को हम मैसिव एक्शन बोलते हैं। रेवोल्यूशनरी ग्रोथ, क्रांतिकारी ग्रोथ। नेक्स्ट प्लीज। ग्रोथ GROWTH। देखिए जो पहले मैंने आपको स्लाइड बताई वो खुद में एक 3 घंटे की ट्रेनिंग है। ये भी ट्रेनिंग का पार्ट है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है, अगर आप आगे की स्लाइड ना भी देखो, अपनी हर स्लाइड पे अगर आप दी एंड भी कर देते हैं और उतना भी सीखते हैं, तो भी अनुभव ये कहता है कि आपके लिए उतना ही पर्याप्त है कामयाब होने के लिए। अभी यहां की बात करते हैं। अगर हम ग्रोथ चाहते हैं, क्रांतिकारी ग्रोथ चाहते हैं, तो दोस्त GROWTH, जी से बनता है ग्राउंड वर्किंग एंड गिव योर 100%। आपको अपना 100% देना है, ग्राउंड में उतर जाना है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं मैं प्लान करूंगा, मैं जाऊंगा, तो भैया मलेशिया तेरे पासपोर्ट पे कोई दूसरा नहीं आएगा, तुझे ही जाना ना। लड़की तूने देखी है तो फेरे भी तुझे ही लेने हैं, पंडित थोड़ा लेगा वहां जाके। जब वहां पे खुद जाने को तैयार हो तो यहां पे भी आपको खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। जो काम मेरा है तो मेरा है, वो मैं ही करूंगा। बात समझ रहे हैं ना? तो अब सबसे पहला काम है कि अगर मैं रेवोल्यूशनरी ग्रोथ लेकर आना चाहता हूं तो मुझे ग्राउंड में उतरना पड़ेगा और 100% देना पड़ेगा। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, 2 बार देश के प्रधानमंत्री, सफल प्रधानमंत्री रह चुके, तीसरी बार इलेक्शन तैयार हैं। उनके पास मैसिव एक्शन के लिए प्लान रेडी है। वो मैदान में उतरने के लिए तैयार बैठे हैं। आज भी मीटिंगें, काउंसलिंगें चल रही हैं। पता उनको भी नहीं है कि मैं अगली बार आऊंगा कि नहीं, लेकिन आऊंगा या नहीं आऊंगा ये बाद की बात है, लेकिन कोशिश ही ना करूं ये तो गलत बात है ना। वो भी फील्ड में उतरते हैं, आज की डेट में रैलियां करते हैं, मीटिंगें करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। अब वो सोचे कि यार 2 बार तो बन चुका, तीसरी बार पब्लिक दे देगी वोट, यार वो लापरवाही नहीं करते, वो ग्राउंड में जाते हैं। ग्राउंड इज ए गुड टीचर। दाना, जिस दाने में जान होती है, उस दाने को आप एक बर्तन में घर में रख दो, वो सुरक्षित रह सकता है, लेकिन वो दाना जब तक मिट्टी के साथ नहीं मिलेगा, ग्राउंड में नहीं जाएगा, जमीन के गर्भ में नहीं जाएगा, सतह में नहीं जाएगा, सर्दी गर्मी बर्दाश्त नहीं करेगा, मौसम से फाइट नहीं करेगा, तब तक वो एक दाना 50 दाने पैदा नहीं कर सकता। यस सर। इसी तरह एक बिजनेसमैन होता है, एक नेटवर्कर होता है, जब तक वो फील्ड में नहीं जाता तब तक वो अपने जैसा बंदा पैदा नहीं कर सकता। हेलो, यस सर। इसीलिए अगर मैसिव एक्शन लोगे तभी आपकी ग्रोथ जो है वो रेवोल्यूशनरी ग्रोथ बनेगी। रेगुलर वर्किंग एंड काउंसलिंग विद प्रोडक्टिव अपलाइन। रेगुलर वर्किंग, रेगुलर का मतलब कंटिन्यू वर्किंग, और काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी। क्योंकि फीडबैक, आप आज की डेट में कहीं जाकर शॉपिंग करते हैं तो आपके मोबाइल लिया जाता है और मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है प्लीज फीडबैक देना। क्योंकि अगर आप अच्छी फीडबैक देते हो तो उनका हौसला बढ़ता है, और अगर आप फीडबैक में कुछ हिंट देते हो कि सर आपकी यहाँ वीकनेस है, मैं जब गया तो आपका जो रिसेप्शन पे व्यक्ति बैठा था उसने सही तरीके से बात नहीं करी, वो फुल अपने ड्रेस कोड में नहीं था, आपका वो सामान शॉप में इधर उधर बिखरा पड़ा था, तो ये फीडबैक देने से अगर आप देते हो और रियल में सच्ची दे रहे हो तो उससे वो अगली बार जब आप जाएंगे तो आपको सब व्यवस्थित मिलेगा। तो ग्रोथ के लिए फीडबैक बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइज ओपन मीटिंग, आपको मीटिंगें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, वीकली मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, सीखने की क्वालिटी को अपनाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, टीम के साथ प्लानिंग करनी पड़ेगी और होम मीटिंगें लगानी पड़ेगी, ग्रोथ आ जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। सबसे पहले बात करते हैं हम कि अगर हमें
मलेशिया जाना है। दोस्तों आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, जब से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं, आज तक जितने भी टूर कंपनी ने निकाले हैं, मैंने इन 21 वर्षों में सारे टूर अचीव किए हैं। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था ग्राउंड वर्किंग, टीम प्लानिंग, कंटिन्यू फीडबैक, होम मीटिंग, वीकली मीटिंग। एक बार मैं मॉरिशस नहीं जा पाया, 2010 की बात है, जीत लिया था टूर, लेकिन उस समय नया नया डेंगू बाजार में आया था और वो डेंगू किए हैं। अगर ये दवाई मेरे लिए फिट है तो आपके लिए कभी भी साइड इफेक्ट नहीं कर सकती। यस, सबसे पहले कि मेरी ग्रोथ बढ़े, मुझे भी मलेशिया जाना है, मेरी टीम भी जाएगी, उसके लिए सबसे पहला काम है कंसिस्टेंट मैसिव एक्टिविटी। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? हमारी जो जैसे ही हमने जन्म लिया, हमारी जो पहली चिंगारी निकली, उसी के साथ हमारा हार्ट जो है वो चलने शुरू हो गया, उसी के साथ सांसें चलने शुरू हो गई और अभी तक सांसें चल रही हैं। इनके लिए क्या संडवा क्या मंडवा, इनके लिए संडे मंडे कुछ नहीं है, हैं? आज लोगों को देखिए, लोग कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के पास थोड़ी सी उपलब्धि आती है, वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, हैं? वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जिंदगी है घमंडवा, जिंदगी है, जिंदगी में घमंडवा है, हैं? फिर क्या संडवा है तो क्या मंडवा है? घमंडी आदमी के लिए संडे मंडे कोई काम नहीं करता, हैं? कहते जिंदगी में, जिंदगी झंडवा है फिर भी घमंडवा है, फिर क्या संडवा है तो क्या मंडवा है, हैं? दोस्त, आपने इतिहास में एक कहानी पढ़ी होगी कि एक राजा 17 बार हारने के बाद एक मकड़ी से शिक्षा लेता है कि मकड़ी वो गिर रही थी, ऊपर जा रही थी, गिर रही थी, ऊपर जा रही थी, वो 17 बार वो भी गिरी और वो आखिर बार उसने कोशिश की और वो कामयाब हो गई। ऐसी एक कहानी है पृथ्वीराज चौहान की और मोहम्मद गौरी की। 17 बार आक्रमण किए, हर बार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया। 17 बार, रुका नहीं, हर बार नुकसान किया, मार खाई, भागा, फिर भी अगली बार के लिए तैयार रहा कि नहीं, मैं फिर जाके युद्ध लड़ूंगा। बहुतों ने समझाया, घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, सेनापतियों ने, बहुतों ने समझाया, जिनसे हेल्प मांगी उन्होंने भी समझाया कि हर बार लड़ने में फायदा क्या, नुकसान हो रहा है, छोड़। कहता नहीं, मैं थोड़ा झुक जाऊं तो मसला आसान हो जाएगा, लेकिन इससे मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे झुकने से मसला आसान तो हो सकता है, लेकिन मेरे रुतबे का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं लड़ूंगा। तुम साथ दो चाहे ना दो, मैं लड़ूंगा। और फिर आक्रमण किया। जब 17वीं बार आक्रमण किया, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। अब देखिए कि जब आप कंटिन्यू कोई काम करते हैं तो आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति भी आपकी तरह ही निपुण हो जाते हैं, आपके डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान को 7वीं मंजिल पे मोहम्मद गौरी ने आंखें बांध के रखा था, वैसे वो अंधा था। 7वीं मंजिल पे छुप गया था। कौन? मोहम्मद गौरी 7वीं मंजिल पे बैठ गया और पृथ्वीराज चौहान को चैलेंज किया कि तुम्हें शब्दों पे तीर चलाना आता है ना, बहुत बड़ा गर्व है तुम्हें अपनी विद्या के ऊपर, अगर दम है तो तीर चला। वो शांत हो गया, चुप हो गया। अब वो तो शब्दों के ऊपर तीर चलाता था, और शब्दों के ऊपर तीर चलाने के लिए शब्द निकलने चाहिए। तो पृथ्वीराज चौहान, जैसे मैंने कहा कि जब लीडर वैसा होता है तो उसके लोग भी वैसे ही होते हैं। तो उनका एक सेनापति था चंद्रबरदई, उसने मौका देख के बोला 4 बांस 24 गज उंगल अष्ट प्रमाण ताव पर बैठा रे सुल्तान मत झुको रे चौहान। क्या बोला? 4 बांस जितनी हाइट है, तो मन में उसको डिसाइड कर कि 4 बांस की हाइट कितनी होती है।
4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, उंगल अष्ट, ये अष्ट ऐसे 1 2 3 ऐसे, अष्ट उंगल प्रमाण, ताव पर बैठा रे सुल्तान, मत चुको रे जहान। इतनी बात बोली मोहम्मद गौरी बोल उठा, वाह क्या बोला, दोबारा बोल। इतना बोलते पृथ्वीराज चौहान ने तीर ठोका और वही डगन दिया। ये होती है विद्या। आखिरी दम तक जो लड़ता है वो एक ना एक दिन जरूर जीत हासिल करता है। आखिरी दम पे भी वो जीत बंदी बना लिया गया था, फिर भी जीत हासिल की उसने। दोस्त, जब हम मार्केट में जाते हैं, हमारा काम है लोगों से डील करना। जब मार्केट में जाते हैं तो जरूरी नहीं कि हम जाते हैं तो लोग हमें पॉजिटिव मिल जाते हैं। बहुत सारे सवाल होते हैं, नहीं चलता, दो नहीं बनते, प्रोडक्ट महंगा है, तूने यूज किया था, नहीं किया तो मेरे को क्यों बेचने आया है? अगर ना हुआ, मैं ये प्रोडक्ट खाऊं, मैं ठीक ना हुआ तो, मेरे में जान ना आई तो, मेरे में ये ना हुआ तो, वो ना हुआ तो, तरह तरह के सवाल क्वेश्चन आते हैं मार्केट से। फ्रेंड्स, कई बार व्यक्ति घर से मोटिवेट होकर जाता है और वो सोचता है जैसे ही फील्ड में जाऊंगा, बंदे को प्लान करूंगा, बंदा ज्वाइन कर जाएगा। लेकिन दोस्त, ऐसा होता नहीं है। कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन, आपको बड़े पैमाने पर बड़ा एक्शन लेने पड़ेंगे, ये लेने पड़ेंगे। इसीलिए तो वो भी लगातार। एक नो सुनने का मतलब है कि जब एक फुल स्टॉप लग जाता है तो दोस्तों ये बात कि ये नहीं कि चैप्टर खत्म हो गया, वहां से नया फिक्रा, नया पहरा शुरू होता है। यस, हमारा काम पत्थर तोड़ने वाले जैसा है। एक पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति नहीं जानता कि कौन सी मेरी आखिरी चोट होगी जिससे ये पत्थर टूटेगा, लेकिन वो इतना जानता है कि चोट मारनी कैसे है। वो तब तक चोट मारता रहता है जब तक पत्थर के 2 टुकड़े नहीं हुए। हमें भी तब तक लगे रहना है जब तक हमें कामयाबी नहीं मिल जाती। करने के लिए तैयार हो? इससे आसान काम कोई दूसरा है भी नहीं दोस्त। नेक्स्ट प्लीज, फिल इन द वर्क्स। दोस्त, ये कुछ चीजें हैं, ये मेरी लाइफ का तजुर्बा है। किसी आपको कोई भी बुक पढ़ के देख लीजिए, बिजनेस मैनेजमेंट की बुक पढ़ के देख लीजिए, कोई भी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे जाके देख लीजिए, ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। मेरे तजुर्बे की चीजें हैं जो मैंने खुद अनुभव की हैं, एक्सपीरियंस लिया है, और वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। बात क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ जो है वो मैसिव हो, रेवोल्यूशनरी हो, मार्केट में जाऊंगा, उसका चेक बनाऊंगा, तो उसके अंदर जो विश्वास का गैप है वो गैप खत्म हो जाएगा, उसके अंदर विश्वास बिल्ड हो जाएगा। यस, पैसे आते हैं, काम चलता है, कंपनी चलती है। यस। दूसरा है एक्शन गैप, कि जब तक विश्वास नहीं आएगा अंदर, तब तक मैं एक्शन नहीं लूंगा। क्योंकि आपको मान लीजिए कि एक नदी में आप जाते हैं, नदी के किनारे आप पहली बार वहां गए, आपको तैरना आता है, पर आपको कोई कहे कि तुम इस नदी में कूद कर बताओ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो क्या उसमें कूदोगे? तो सबसे पहली बात क्या आई? विश्वास की। लेकिन अगर आपको विश्वास होगा कि यस, इस नदी में अगर और नहा रहे हैं, मुझे तैरना आता है, आप 2 मिनट नहीं लगाओगे, फटाफट एक्शन में आ जाओगे और कूद जाओगे। तो एक्शन लेने के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है, और ये विश्वास जब तक नहीं आएगा, हम अपनी लीडरशिप को स्ट्रांग नहीं कर सकते, हम अपने टीम को स्ट्रांग नहीं कर सकते, हम अपने बिजनेस को स्ट्रांग नहीं कर सकते, हम अपनी ग्रोथ को स्ट्रांग नहीं कर सकते। सबसे पहले विश्वास, उसके बाद एक्शन, एक्शन के बाद आता है रिलेशनशिप गैप। रिलेशनशिप गैप, कोई भी व्यक्ति अगर एक शिकारी है, वो किसी भी शिकार पर गोली चलाने से पहले हथियार को देखता है कि मेरे ये हथियार कहां तक मार करता है। उसके ऊपर जब उसको विश्वास हो जाता है, फिर वो एक्शन लेता है कि देखना है कि मुझे कहां तक। जब वो देखता है कि हाँ भाई ये 100 मीटर की दूरी तक मार करता है,
उसके बाद क्या होता है, उस हथियार के साथ उसका रिश्ता बन जाता है। जैसे कि मैं आपको एक चीज और बताता हूं, हम जिस बंदे को गाड़ी चलाने आती है ना, वो गाड़ी चलाते चलाते पीछे भी देख लेगा, राइट में भी देख लेगा, फोन भी अटेंड कर लेगा, बातें भी कर लेगा, क्योंकि उसका उस स्टीयरिंग के साथ, उस काम के साथ रिश्ता बन चुका है। गृहिणियां जब घर में खाना बनाती हैं, आप देखिए आपकी माता, आपकी भाभी, आपकी बहन जब खाना बनाती है, आपकी बेटी जब खाना बनाती है, तो वो देखना एक तरफ सब्जी को तड़का भी लगा रही होगी, दूसरी तरफ उसने दाल भी रखी होगी, और तीसरी तरफ उसने परात में आटा भी डालकर रखा होगा गूंथने के लिए। और इतने में किसी का फोन आ जाएगा तो उस पर फोन ऑन करके बात भी करेगी, और सब तरफ तड़का भी लगाएगी, दाल को भी छेड़ देगी, और इधर चावल भी बनाएगी और आटा भी गूंथेगी। क्यों? क्योंकि उसका उसके साथ रिलेशन बन गया है। लेकिन जिसको खाना नहीं बनाने आता, उसको जब पहली बार बोलो कि तुम आटा गूंथ के रोटी बनाओ, तो वो रोटी के बेलन को कम हिलाएगा, खुद ज्यादा हिलेगा, और उसकी रोटी जल जाएगी। क्यों? क्योंकि अब तक उसका उसके साथ रिलेशन सही नहीं है। अगर इस इंडस्ट्री में आपके हाथ जल रहे हैं, आपको दुख मिल रहा है और आपको भी जलन हो रही है, कामयाबी नहीं मिल रही है, इट मींस कहीं ना कहीं आपका प्लान के साथ रिश्ता बैठा नहीं है। उस रिश्ते को बनाओ, उसको मजबूत करो। यस। और उसके बाद आता है दोस्त कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप, देखो लोहार अपनी भट्टी में कोयले डालता है और उनको हवा देता रहता है, भट्टी के बाहर जो कोयले पड़े थे वो काले ही होते हैं, लेकिन थोड़ी दूरी पे जो कोयला उस भट्टी के दायरे में है वो लाल है। क्यों? क्योंकि वो लोहार की कम्युनिकेशन में है। हेलो, वो लोहार की कम्युनिकेशन में है, और जो कम्युनिकेशन से बाहर है वो काला है, उसमें गर्मी नहीं है। इसी तरह से अगर मैं रेवोल्यूशनरी ग्रोथ चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी टीम मलेशिया जाए, मेरी टीम क्रांतिकारी ग्रोथ पैदा करे, तो उसके लिए आपको अपनी प्रोडक्टिव अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा। तैयार हैं? नॉलेज गैप, क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन से बाहर जाओगे तो नॉलेज नहीं आएगा कि आप ग्रोथ कैसे करेंगे। देखिए, जो लोग आज हॉल के अंदर हैं, उनको आज समझ आ रही है कि कामयाबी कैसे मिलती है, हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस वो अपनी लाइफ में ले रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति आज इस सेमिनार में नहीं है, इस हॉल से बाहर है, जो कम्युनिकेशन में नहीं है, उनको नहीं पता चला, उन्होंने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। उनको नॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इस हॉल में, जो बच्चा क्लास में ही नहीं है वो एग्जाम में पास क्या होगा। उसके बाद आता है सबमिशन। अगर आप में कामयाब होना है तो ये जो वर्क्स आपको दिए गए हैं 6, इन वर्क्स को आपको कंप्लीट करना होगा। मैं आपको अनुभव अपनी जिंदगी का बता रहा हूं। आप जैसे आज बहुत सारे लोग यहां पर स्टेज पर आए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आज कामयाब हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, उन्हीं की भीड़ में आप बहुत जल्दी शामिल हो जाओगे अगर आप इन 6 चीजों पे कमांड कस लोगे। तो कसने को तैयार हो? नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों, रेवोल्यूशनरी ग्रोथ कैसे आती है? मार्केट में जाओ, नए पर्सन को प्लान करो, क्योंकि आपकी हर समस्या का समाधान, हर सपने को पूरा करने की चाबी नए व्यक्ति के पास है। हेलो। क्रिएट द मोमेंटम, मोस्ट एक्साइटेड डीपेस्ट पॉइंट। अगर आप चाहते हैं कि मेरी टीम में ग्रोथ आए, तो सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट, वहां जाके गर्मी पैदा करो। अब देखो, एक व्यक्ति नीचे वाली मंजिल पे है और आग ऊपर लगी है, वो जल्दी भागेगा? क्योंकि आग की हमेशा आदत है वो ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर आग लगी है, नीचे आग ठंडी है, वो क्या करेगा? अगर बोले भाई तुम ये मंजिल खाली करो, ये घर खाली करो, ये फ्लैट खाली करो, तो ऊपर वाला जल्दी भागेगा। जो जहां आग लगी है उससे ऊपर वाला जल्दी भागेगा, क्योंकि उसको पता है आग नीचे से आ रही है। लेकिन नीचे वाला क्या करेगा? बोले जितना बचता है बचा ले,
पैसा पड़ा, जेवरात पड़े हैं, आटा पड़ा, जो कपड़े पड़े, जितना बचता है बचा ले, क्योंकि आग ऊपर लगी हुई है। लेकिन वही आग जब नीचे लगे तो फिर कुछ बचाने का मौका मिलेगा? फिर क्या बोलेगा, भैया जितना जल्दी होता है भाग, जान बची लाखों पाए, जान बचेगी फिर कमा लेंगे। तो कहने का मतलब है कि दो ताकतें हैं, एक अपलाइन है, एक डाउनलाइन है। अपलाइन बहुत एक्साइटेड है, हमेशा एक्साइटेड है, आग ऊपर लगी हुई है, और नीचे वाला कुछ नहीं कर रहा, तो रेवोल्यूशनरी ग्रोथ कभी नहीं आएगी। लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है आग को नीचे लगाना है। जब आग नीचे लगी होगी, ऊपर सुस्त अपलाइन भी होगी, वो भी जंप मार के नीचे आएगी कि मेरा कोई शेर यहां काम कर रहा है, बस तूफान खड़ा करना होगा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। हां पीछे लीजिए। राइट डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का बिजनेस है ये। मैं जैसी डुप्लीकेशन खुद में, मैं जैसा हूं वैसे ही मेरे लोग होंगे। अगर मैं ईमानदार हूं तो लोग भी ईमानदारी करेंगे। मैं सच बोलने वाला हूं तो लोग सच बोलेंगे। मैं झूठ बोलता हूं, गुल्ली मारता हूं, मीटिंग में नहीं आता, कम्युनिकेशन से बाहर हूं, विश्वास नहीं करता, नेगेटिव पास करता हूं, तो टीम भी वैसे ही तैयार होगी। क्योंकि गधे का बच्चा कभी शेर नहीं होता, वो गधा ही होता है। भले इंग्लिश में उसको ऐसा बोल दो तो भी रहेगा गधा ही हो, ठीक है ना? सो फ्रेंड्स, राइट डुप्लीकेशन। Before you start any work, always ask yourself two questions. Is it profitable for me and is it duplicable? कुछ भी करने से पहले देखो, संजय धीमान, राहुल कुमार, गौरव आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे। अभी हमेशा आपके साथ नहीं है, क्योंकि उसके बहुत बड़े विंग हैं। वो आज गया में है, परसों औरंगाबाद में है, चौथ देवगढ़ में है, जमुई में है। वो लीडर है तो वो चलता रहेगा, काम करता रहेगा। वो सब जगह एक टाइम पे अवेलेबल नहीं हो सकता। यस, जैसे परमात्मा सब जगह अवेलेबल नहीं होता, उसने मां बना दी। जब मां को लगा बच्चे बड़े हो गए, सब जगह अवेलेबल मैं नहीं रह सकती, तो उसने उनकी शादी कर दी और भी लाके दे दी। तो ऐसे कोई ना कोई स्टेप पे भगवान कहीं ना कहीं वो अपनी लीडरशिप को मजबूत कर रहा है। यस, वैसे हमको मजबूत करना है कि कुछ भी करना है तो अपने आप से एक सवाल करो कि क्या जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है। दूसरा, अगर यही काम मेरी टीम करे तो मेरा फायदा है कि नुकसान? अगर जवाब आए कि मेरा फायदा है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, कर डालो। लेकिन अंदर से जवाब आए। कई बार लोग पता क्या कहते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक पता क्या कहते हैं, यार कौन है, हम दो ही है, कौन देख रहा है। एक इस प्रकार के लोग हैं कि जो ये कहते हैं कौन देख रहा है, और एक अकेला भी है फिर भी वो उसको भरोसा है इस बात का कि यार कोई नहीं, लेकिन परमात्मा देख रहा है, क्योंकि उसको विश्वास है। वो 6 वाक्य जो मैंने बताए थे, ट्रेनिंग उसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। ठीक है, यू आर इन द ग्लास हाउस इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। राइट डुप्लीकेशन का मतलब क्या है कि अगर मैं बाथरूम में जाऊं तो क्या मैं जो साबुन यूज कर रहा हूं अपनी कंपनी का यूज कर रहा हूं कि नहीं? क्या मैं अपनी टूथपेस्ट यूज कर रहा हूं कि नहीं? क्या मैं क्लींजिंग बार, शैम्पू अपनी कंपनी का यूज कर रहा हूं या नहीं? सोचो, आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। अमीर कौन बनेगा? जिसका आप सामान इस्तेमाल करेंगे। अगर आप डाबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉलगेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अमीर डाबर ग्रुप बन रहा है, अमीर कॉलगेट ग्रुप बन रहा है। लेकिन अगर आप एम्बाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अमीर एम्बाइल के लोग बन रहे हैं और अमीर एम्बाइल बन रही है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है दोस्त, इतना अच्छा बिजनेस है कि अगर मैं सोया भी हूं, सुबह उठते ही कोई बंदा वॉशरूम में जाता है और टूथपेस्ट का ढक्कन खोलता है, इतनी सी टूथपेस्ट लगा के जब ब्रश पे घिसता है, मतलब मेरा प्रोडक्ट, मेरा बिजनेस, मेरा प्रोडक्ट यूज होने शुरू हुआ, मेरा बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ने शुरू हुआ। हेलो दोस्त, क्लींजिंग बार अपना यूज करिए। एलोवेरा साबुन आता है हमारा, अपना यूज करिए। सी बख्तौर क्लींजिंग बार अपना यूज करिए। शैम्पू अपना यूज करिए, क्योंकि राइट डुप्लीकेशन, अगर मैं अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करूंगा, आपको लगता है कौन देख रहा है,
समझिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप एक शीशे की बिल्डिंग में हैं, शीशे की बिल्डिंग में आपको लगता है कांच काले हैं, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन इस इंडस्ट्री की मैं दोस्त कह दूं चमक इतनी है कि काले कांच में भी बाहर से दुनिया में लोग आपको देख लेते हैं। अंडरस्टैंड करिए, आप बाथरूम में जाते हो तो देखिए कि आप प्रोडक्ट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप वहां पर ईमानदार नहीं हैं, इसका मतलब है आप अपने बिजनेस में ईमानदार नहीं हैं। फिर मत कहना कि मेरा चेक नहीं बन रहा। चाहते हैं आप मैसिव ग्रोथ लाना? एक पॉइंट बताऊं, कर सकते हैं? किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए। यहां पे लगभग 500 लोग बैठे होंगे, 700। अगर मैं आपसे एक बात कहूं, हर व्यक्ति किसी ना किसी के साथ अटैच है। अगर मैं किसी के अपलाइन हूं, राहुल की अपलाइन हूं, तो गौरव राहुल की अपलाइन है, अभय की अपलाइन गौरव है। ऐसे हर कोई ना कोई किसी ना किसी अपनी अपनी अपलाइन डाउनलाइन के साथ बैठा हुआ है। 700 लोग, हर व्यक्ति अपने लिए 5000 का सामान खरीदे महीने का, सिर्फ 5000 का, और ये सोचे कि ये मैंने बेचना है, ये मैंने लोगों को देना है, इसकी अवेयरनेस देनी है, खुद भी इस्तेमाल करना है। 5000 का प्रोडक्ट दोस्त, 700 गुणा 5000 करो, कितना पैसा बनता है? 700 इंटू, हाँ जी, कितना बनता है? 3,50,000 सर। 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख का मतलब होता है 350 एंट्री, 350 एंट्री। और अगर ये राइट लेफ्ट में कर दी जाए तो 175 पेयर बनते हैं। 175 पेयर गुना, मैं कहता हूं 1400 रुपया भी करो तो 175 गुना 14 करो। देखिए यहां पे किसी ने नई एंट्री नहीं डाली, लेकिन हर व्यक्ति को कैशबैक आया है, हर व्यक्ति को प्रोडक्ट मिला है, हर व्यक्ति लॉयल्टी के लिए एलिजिबल हुआ है, और हर व्यक्ति का आईडी एक्टिव हुआ है, हर व्यक्ति को आरबीबी बढ़ गए, और हर व्यक्ति को पैसा आया। नई एंट्री नहीं आई फिर भी पैसा आ गया, क्योंकि यहां टर्नओवर बेस्ड बिजनेस हो गया। बहुत सारे लोग अपना प्रोडक्ट आज की डेट में भी इस्तेमाल नहीं करते। मैं हर बार सवाल पूछता आया हूं कि क्या आप अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो लोग हाथ खड़ा कर देते हैं। ईमानदारी है अगर आपके अंदर, सुगंध है आपको अपने मां बाप की, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो आज भी अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते, ईमानदारी से कहना, हाथ खड़े करना कि सर मैं नहीं करता, ये करती। देखो बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि इनकी ईमानदारी के लिए इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां बोला है। फ्रेंड्स, वो एक बाबा जी आते थे, वो हमेशा कहते थे, जब लोग उनके पास जाके कहते थे, प्रभु बहुत मेहनत करता हूं पर कृपा नहीं हो रही। अगर आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं तो कृपा नहीं हो रही, तो कृपा यहीं पे अटकी है, कृपा यहीं पर अटकी है, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जब तक प्रोडक्ट की खपत नहीं होगी तब तक छुपा हुआ धन बाहर नहीं आएगा। हेलो, इसलिए सबसे बड़ा फार्मूला है अपनी इंडस्ट्री में आज की डेट में। दोस्त मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं बड़ौदा से आया हूं, मेरे बैग में 3 किलो सामान ज्यादा है, हैंड बैगेज मैंने इस्तेमाल किया, उसके बावजूद भी 3 किलो, 1 किलो का 850 रुपए लेती है एयरलाइंस। मैंने कहा कोई बात नहीं, दे देंगे, लेकिन फेस वॉश, शैम्पू, तेल, क्लेंजिंग बार मैं अपनी कंपनी का ही इस्तेमाल करूंगा, मैं किसी दूसरे का नहीं करूंगा। अगर यकीन ना हो तो मेरे होटल में आके देख लेना, जितना भी प्रोडक्ट मैं डेली इस्तेमाल करता हूं सारा एम्बाइल का है। दैट्स व्हाई आई एम सक्सेस, बिकॉज मैं प्राउड से कहता हूं कि मैंने जो भी किया है आज तक ईमानदारी के साथ किया है। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन ईमानदारी से बड़ी सारी कोई डिग्री भी नहीं होती। मैं दोस्त नेक्स्ट प्लीज, बी प्रोडक्टिव। कहते कि अगर आपको सही नतीजे नहीं मिल रहे हैं तो 2 गलतियां हो रही है। 2 में से देखना आप गलती क्या कर रहे हो। या तो आप गलत, कोई ना कोई कैप्टन था लेकिन अकेले कैप्टन ने ही वर्ल्ड कप जीता है, ये कहना गलत होगा।
किसी ने अगर एक शेर में आके गौरव एक बार पैसा खर्चा कर देगा लेकिन दोबारा नहीं खर्चे करेगा, खत्म। लेकिन थोड़ा 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 करके सबने डाला, पता भी नहीं चला और सेमिनार हो गया। ये क्या हुआ? टीम वर्क, कंट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं। कंट्रीब्यूशन हुआ, काम हो गया। दोस्त, इसी तरह से हम एक टीम के साथ काम कर रहे हैं और हर व्यक्ति को अपना रोल ईमानदारी के साथ अदा करना पड़ेगा। इससे पहले क्या आया था? प्रोडक्टिव बनना है, बी प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव बनिए। प्रोडक्टिव बनने के लिए राइट डुप्लीकेशन होना जरूरी है। आप ईमानदार होने चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। यस, तभी एक टीम तैयार होती है। और टीम जब होती है तो टीम का फायदा क्या होता है? जैसे एक शादी जब होती है, गाना बजता है, वो आज मेरे यार की शादी है, वो आज मेरे यार की शादी है, तो सबको नाचना नहीं आता। कुछ लोग होते हैं जो नाचते हैं, सब लोग उनकी तरफ देखते हैं, वाह क्या नाच रहा है, क्या नाच रहा है। और कुछ लोग तो खींचा खींची में लगे होते हैं, तू चल उसको खींच के लेके आते हैं। तो मेरे यार पर अगर कोई अपनी जेब से 50 का नोट निकाल कर अगर उनके ऊपर घुमाता है तो वो उसी के ऊपर नहीं घुमाता जो सबसे अच्छा नाच रहा होता है, बल्कि सबके ऊपर घुमाता है, फिर फेंकता है। क्यों? क्योंकि वहां टीम नाच रही है। टीम का एग्जाम्पल हमको बचपन में स्कूल में मिला। सब खड़े हो जाते हैं जब टीचर कहता है सावधान, राष्ट्रीय गीत शुरू करें, तो जन गण मन शुरू होता है। तो देखना सब लोग गाना शुरू करते हैं, पर सबको आता फिर भी गाया जाता है। जिसकी तरफ टीचर ने देखा, टीचर की नजर ही उसकी तरफ हो जाती है, जो स्टूडेंट निकम्मा होता है कि ये तो नहीं गा रहा होगा, तो वो सबसे ज्यादा जोर से कैसे गाता है? वो ऐसे करता है। क्यों? क्योंकि इतनी भीड़ में आवाज निकल रही है या नहीं निकल रही कोई पता नहीं, लेकिन उसका काम चल रहा है। हेलो, उसका काम। जैसे एक कार खड़ी है, जो ये टेबल है, इसमें आप किसी की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसको इधर से उधर करने के लिए कौन कितनी ताकत लगा रहा है। कोई कुछ भी नहीं, खाली शाबाश शाबाश ऐसे लगा, कुछ नहीं कर रहा, जवान से बोल रहा है, तो भी उसको उतना ही क्रेडिट मिलेगा जितना जोर लगाने वाले को मिलेगा, क्योंकि ये टीम वर्क है। यस यस। तो दोस्त, सबसे पहले आपको टीम के साथ जब काम करते हैं, हम लोग जब टीम के साथ काम करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वहां पे हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं, सर आप तो ये कह रहे हो, लेकिन आज मैं तो सोच रहा था, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं आने वाला नहीं था।